क्या किसी भी मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए रेजोनेंस या क्रॉस कंजुगेशन इनकी जरूरत पड़ सकती है? क्या हक्केल रूल के कारण भी किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो सकती है? या फिर हाइपर कंजुगेशन का बॉन्ड लेंथ पे क्या इंपैक्ट होता है? मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन में से कौन इफेक्टिवली बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करता है? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। किसी भी मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये डिफरेंट फैक्टर्स के कारण इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि कहीं भी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण उसको ब्रेक करना आसान होता है और उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी की अमाउंट भी कम होती है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर की हम बात करते हैं रेजोनेंस की। यहाँ पे मेरे पास दो तरह के मॉलिक्यूल दिए गए हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसकी हमने मार्किंग कर ली है। जैसे इस मॉलिक्यूल के कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ए मान लिया है और इस मॉलिक्यूल के कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को बी मान लिया है। अब मुझे इन दोनों को रेजोनेंस के बेस पे एक्सप्लेन करना है, तो पहला फैक्टर मेरा है रेजोनेंस। तो इस एग्जांपल में अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को देखोगे तो जो मॉलिक्यूल फर्स्ट है उसमें कहीं भी रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। रेजोनेंस की डिफरेंट कंडीशन को हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और मैं यहाँ पे होप करके चल रहा हूँ आपने उस वीडियो को देखा होगा या फिर रेजोनेंस या कंजुगेशन की आपको बेसिक नॉलेज है। अगर मैं सेकंड मॉलिक्यूल की बात करूँ तो सेकंड मॉलिक्यूल में मुझे रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल होती दिख रही है। ये कंडीशन क्या थी? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कहीं भी मॉलिक्यूल का जो पाई बॉन्ड है वो किसी ऐसे एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है जिस एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो ये जो सिस्टम होता है ये कंजुगेटेड सिस्टम होता है, यानी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ये सीक्वेंस में मिल जाते हैं तो उस मॉलिक्यूल में हमेशा कंजुगेशन प्रेजेंट होगा, या मैं ऐसा कह लूँ उस मॉलिक्यूल में हमेशा रेजोनेंस शो होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर मैं देखूं तो Cl एटम का ये जो लोन पेयर है इस मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी इस सिस्टम में रेजोनेंस या कंजुगेशन प्रेजेंट है। अब इसके कारण होगा क्या? इसके कारण जो Cl के इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से मूव करेंगे और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इससे मैं इस मॉलिक्यूल की एक RS और ड्रॉ कर सकता हूँ। इस RS में होगा क्या कि इस CH2 के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और क्लोरीन के और कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो यहाँ आप लोगों ने बना दिया डबल बॉन्ड और Cl पे लगा दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया? पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगाया, कोई भी एटम अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था उसमें किसी भी तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यानी उससे मैं कोई भी एक RS और ड्रॉ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इन दोनों बॉन्ड के कंपैरिजन की। अगर मैं ए बॉन्ड की बात करूं तो इसमें कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड जो होगा हमेशा सिंगल रहने वाला है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बॉन्ड में हमेशा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है रहेंगे या बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मैं बी बॉन्ड की बात करूं तो बी बॉन्ड में रेजोनेंस के कारण, या मैं ऐसा कह लूं इस Cl के प्लस M इफेक्ट के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं, यानी ये डबल बॉन्ड बन चुका है। तो अपनों ने यहाँ लिख दिया जो बी बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो गए हैं। ऐसा होने पर अब मैं इजिली स्टेटमेंट दे सकता हूं कि जो ए बॉन्ड होगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अपनों ने स्टेटमेंट दे दी बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग कि जो ए बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ बी से ज़्यादा होगी। और जैसा अभी मैंने मेंशन किया था कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। इसका मतलब जो ए बॉन्ड बड़ा है उसको तोड़ने के लिए मुझे कम अमाउंट एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं
कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बी की ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू ए, क्योंकि बी जो है छोटा बॉन्ड है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये नोट करनी है कि पूरे लेक्चर में जितने भी मॉलिक्यूल हम एज एग्जांपल लेंगे उनकी आरएस को हम स्किप करेंगे, क्योंकि आरएस को बनाना और उसको चेक करना हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम चार्ज को डेवलप करेंगे जो उसकी एक्चुअल आरएस में डेवलप होता है, और उस चार्ज की स्टेबिलिटी के बेस पे ही पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दूसरा ये कि इसमें हम एक ट्रिक को यूज करेंगे जिसको मैं मिनट कॉन्सेप्ट कहता हूँ। वैसा एक्चुअल मॉलिक्यूल में कभी भी नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट की सिंपलिसिटी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है तो उसके लिए ज़्यादा मिनट असाइन कर देंगे, और किसी का लेस इफेक्ट है तो उसके लिए हम कम मिनट असाइन कर देंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमको आसानी से समझ में आ जाए। अब अगर मान लो आप कोई ऐसे मॉलिक्यूल का कंपैरिजन कर रहे हो जिनके अंदर दोनों में ही रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्सटेंडेड रेजोनेंस देखना होगा, जैसे फैक्टर नंबर सेकंड। अब इसको हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन या फिर इसे एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस कह सकते हैं। अब जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है वो पर्टिकुलर बॉन्ड को इंक्रीज भी कर सकता है या उसकी बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कारण बॉन्ड लेंथ किस तरह से डिक्रीज हो रही है। इसको हम एग्जांपल नंबर सेकंड से आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर करूं तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ को ए माना हुआ है और यहाँ पे इस बॉन्ड लेंथ को बी माना हुआ है। इन दोनों मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इन दोनों मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो कहीं भी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो वो -I के साथ साथ -M इफेक्ट शो कर सकता है। अगर मैं Cl के लोन पेयर की बात करूं तो Cl का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि ये लोन पेयर जो है अगेन इस पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी ये इसमें कंजुगेशन की कंडीशन है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी कंजुगेशन की कंडीशन है, यानी दोनों ही मॉलिक्यूल में ये जो Cl है वो अपने लोन पेयर को इस तरह से बेंजीन में डोनेट कर सकता है, यानी बेंजीन में अपने लोन पेयर को डोनेट करके ये अपना +M को इफेक्ट को शो कर सकता है। और जैसे ही बेंजीन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन 3 जगह पे जाते हैं। 2 जगह पे वो ऑर्थो पोजीशन पे जाते हैं और 1 जगह पे पैरा पोजीशन पे जाते हैं। इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल में भी ये इलेक्ट्रॉन 2 जगह पे ऑर्थो पे जाएंगे और 1 जगह पे पैरा पे आएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये पैरा पोजीशन पे होंगे, अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इस नाइट्रो ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा, और इसमें जो नाइट्रो ग्रुप होगा आसानी से अपना -M को ऑपरेट कर पाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल बेंजीन रिंग में घूम रहे हैं, जबकि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बेंजीन से घूमते हुए वो नाइट्रो ग्रुप में चले गए हैं। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन ज़्यादा है। अब इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका या ट्रिक ये है कि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या ज़्यादा पावर से घूम रहे हैं उनको आप मिनट मान लो। जैसे सपोज मैं मान लूँ इस मॉलिक्यूल में बेंजीन है और इलेक्ट्रॉन घूमने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो 5 मिनट तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेंगे। एक्स्ट्रा क्या होगा? एक्स्ट्रा मान लो ये नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट है और इसको मैंने मान लिया 1 मिनट। अब ध्यान से समझना, इस मॉलिक्यूल में ट्रिक से अपनों ने मान लिया 5 मिनट इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसमें मान लिया 5 + 1 6 मिनट इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब सोचो इस मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड कितनी मिनट तक आपको डबल दिखेगा? ये वाला बॉन्ड आपको 5 मिनट तक डबल दिखेगा, और इस मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड कितनी देर तक डबल दिखेगा? ये वाला बॉन्ड आपको 6 मिनट तक डबल दिखेगा। क्यों? 5 मिनट तो इसके हुए, 1 मिनट इसका हुआ, यानी ये मुझे 6 मिनट तक डबल दिखा, ये मुझे 5 मिनट तक डबल दिखा। तो ज़्यादा देर तक डबल कौन दिखा? ज़्यादा देर तक मुझे डबल बी बॉन्ड दिखा। तो मैं साहब लिख दूंगा कि बी बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे ऐसा सिंबल लगा दिया कि बी में डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है। अब इन दोनों में से छोटा बॉन्ड कौन सा होगा? इन दोनों में से जो बी बॉन्ड होगा वो छोटा होगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है। या मैं ऐसा कह लूँ जो ए बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो बी से ज़्यादा होगी। जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया था कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कारण कोई बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। तो अभी हमने देखा कि एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन के कारण किस तरह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। अब बात करते हैं किस तरह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O को हमने A और यहाँ पे B माना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल में मुझे क्या डिफरेंस दिखता है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट दिखता है।
अब OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके स्पेसिफिक इफेक्ट देख लेते हैं। जो OH ग्रुप होता है वो -I के साथ साथ +M इफेक्ट शो करता है और इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है हमेशा डोमिनेंट होता है। अब बात करते हैं इस C डबल बॉन्ड O पे इंडिविजुअली क्या इफेक्ट आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव जनरेट होगा और ये दोनों ही ऑक्सीजन पे होगा। और इसके कार्बन पे यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जो अगेन दोनों मॉलिक्यूल में ही जनरेट होगा। और जैसे ही यहाँ से इस CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। या मैं ऐसा कह लूँ कि प्रीवियस वीडियो के बेस पे हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी ऑर्थो पोजिशन के साथ साथ पैरा पोजिशन पे भी जनरेट होगा। और इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इन दो ऑर्थो पोजिशन के साथ साथ यहाँ पे पैरा पोजिशन पे भी जनरेट होगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस OH के एडजेसेंट वाले कार्बन पे आएगा तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ये जो कंडीशन होती है ये कंजुगेशन की कंडीशन होती है। यानी कि कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए कि आपके पास जो कार्बोकैटायन है वो एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसी ऐसे एटम से सेपरेटेड है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये जो कंडीशन होती है ये कंजुगेशन की कंडीशन होती है, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। और इसमें Z जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डोनेट कर सकता है और डोनेट करके वो इसमें +M इफेक्ट को शो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया होगा ये इस OH के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल करेगा और जिससे अब ये OH अपने लोन पेयर को इस तरह से डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। या मैं ऐसा कह लूँ इस मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा RS बनेगी जिसमें ये OH अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा और ये RS इस मॉलिक्यूल में नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे OH एब्सेंट है। तो जिस मॉलिक्यूल में जितनी RS ज़्यादा बनती है उसमें उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस OH ग्रुप के कारण एक एक्स्ट्रा RS बनेगी जिसमें इस मॉलिक्यूल के कारण ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। या अपने ऐसा कह लें कि इस OH के कारण ये जो प्रोसेस होगा थोड़ी देर और ज़्यादा चलेगा। अगेन इसको मैं मिनट के हिसाब से समझा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे अगेन बेंजीन के लिए आप मान लो 5 मिनट, तो इसके लिए भी 5 मिनट और OH के लिए मैंने मान लिया एक एक्स्ट्रा मिनट। तो ये जो प्रोसेस है इसमें 5 मिनट चलेगा। इस मॉलिक्यूल में प्रोसेस जो है 5 + 1 6 मिनट चलेगा, हाँ है ना। अब 5 मिनट के कारण ये जो A बॉन्ड होगा आपको 5 मिनट तक सिंगल दिखेगा, जबकि इस मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड होगा 6 मिनट तक सिंगल दिखेगा। और 6 मिनट तक सिंगल दिखने के कारण ही मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो B बॉन्ड होगा उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू A। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया कि B में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। और इसके बेस पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो B बॉन्ड होगा वो A से ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि B मॉलिक्यूल में OH अपना +M इफेक्ट शो कर रहा है। फैक्टर नंबर 3, कई बार मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हमको ये देखना होता है उन डिफरेंट ग्रुप के इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है। क्या किसी ग्रुप का इंडिविजुअल इफेक्ट डोमिनेंट है या फिर दूसरे से उसका इफेक्ट कम है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 में मेरे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को A और B माना हुआ है। इन दोनों मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं इन दोनों ग्रुप के इंडिविजुअल इफेक्ट को देखूं तो इन दोनों में एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो -M के साथ साथ -I इफेक्ट शो करता है। इसी तरह इसमें से -M इफेक्ट जो होगा वो -I पे डोमिनेंट होगा। अगर मैं नाइट्रो ग्रुप की बात करूं तो नाइट्रो ग्रुप भी -M के साथ साथ -I इफेक्ट शो करता है, जिसमें से -M इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेंट होगा। अब बात करते हैं इनके आपस में कंपैरिजन की। अगर मैं एल्डिहाइड के और नाइट्रो ग्रुप के -M को आपस में कंपेयर करूं तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो नाइट्रो ग्रुप होता है इसका -M इफेक्ट एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अपने स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है इसका -M इफेक्ट एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ट्रिक की। अब देखो अगेन इसमें Cl का लोन पेयर कंजुगेशन में है और जैसे ही लोन पेयर नीचे आएगा ये बेंजीन में नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है अगेन इसकी 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पोजीशन पे मूव करेगा। ऐसा ही इस मॉलिक्यूल में होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पोजीशन पे आएगा। मैं यहाँ पे चार्ज लिख रहा हूँ, ऐसी होप कर रहा हूँ कि आप RS को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको RS को ड्रॉ करते वक्त कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो RS के रिगार्डिंग हमने वीडियो अपलोड करा है उसको डिटेल में आप देख लीजिए।
अब बात करते हैं इस नाइट्रो और एल्डिहाइड के कारण क्या इंपैक्ट डेवलप होगा। तो जैसे ही इस कार्बन पर इनेक्टिव चार्ज आएगा, ये एल्डिहाइड इसमें -m इफेक्ट लगा देगा, क्योंकि इनेक्टिव चार्ज इस एल्डिहाइड के पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी ये इतना सा सिस्टम जिसको मैंने मार्क कर दिया, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और यही सिस्टम यहाँ पे है, क्योंकि अभी जो नेगेटिव चार्ज होगा एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नाइट्रो ग्रुप के पाई बॉन्ड से सेपरेटेड है। यानी ये इतना सिस्टम जो है कॉन्जुगेशन में होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इस तरह से इस केस में एल्डिहाइड में मूव करेगा और इस तरह से इसमें नाइट्रो ग्रुप में मूव करेगा। अब ज्यादा अच्छे से इस नेगेटिव चार्ज को कौन खींचेगा? जिसका -m इफेक्ट पावरफुल हो। चूंकि नाइट्रो ग्रुप का -m इफेक्ट पावरफुल है, तो ये जो प्रोसेस होगा ये ज्यादा देर तक या ज्यादा इफेक्टिवली होगा, जबकि ये प्रोसेस इसमें लेस इफेक्टिवली होगा। अब अगेन हम क्या करते हैं कि इसको मिनट से समझते हैं। जो पावरफुल है उसको हम ज्यादा मिनट तक इफेक्ट मान लेंगे, जो लेस पावरफुल है उसको हम कम मिनट मान लेंगे। तो देखो बेंजीन को यहाँ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेंजीन तो दोनों में कॉमन चला गया। तो इसके लिए अपने मिनट असाइन नहीं कर रहे हैं, अपने तो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए और नाइट्रो ग्रुप के लिए कर लेते हैं। जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा मिनट तक इफेक्ट शो करेगा, ऐसा अपने मान लेते हैं। तो मान लिया कि नाइट्रो ग्रुप जो है ज्यादा पावरफुल है, तो मैंने मान लिया नाइट्रो ग्रुप 5 मिनट तक ऐसा इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप जो है लेस पावरफुल है, ये इफेक्ट जो है 1 मिनट तक शो करेगा, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप अगर 5 मिनट तक ये इफेक्ट शो करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाइट्रो ग्रुप के पास कितनी देर तक रहेंगे? 5 मिनट तक रहेंगे। यानी कि आपको बी बॉन्ड जो है 5 मिनट तक डबल दिखने वाला है। इसके लिए अपनों ने 1 मिनट माना था, यानी ये प्रोसेस इसमें 1 मिनट तक चलेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस एल्डिहाइड के पास 1 मिनट तक रहेंगे। यानी कि ए बॉन्ड आपको 1 मिनट तक डबल दिखेगा। तो ज्यादा देर तक डबल कौन दिखा? ज्यादा देर तक मुझे बी बॉन्ड दिखा, तो मैंने लिख दिया बी बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड करैक्टर होंगे वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो दोनों में से छोटा बॉन्ड कौन सा होगा? दोनों में से वो बॉन्ड छोटा होगा जिसमें डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा है, यानी कि बी बॉन्ड छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं कि ए बॉन्ड बड़ा है और बी बॉन्ड इसमें छोटा है। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में मेरे पास 2 मॉलिक्यूल गिवन है और इसमें CO बॉन्ड को हमने A और CO बॉन्ड को यहाँ पे B माना हुआ है। अगेन सबसे पहले इन दोनों मॉलिक्यूल में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे OMe ग्रुप प्रेजेंट है। डिफरेंस देखते ही हमको उनके इंडिविजुअल इफेक्ट देखने हैं। अगर मैं OH ग्रुप की बात करूं तो ये जो ग्रुप होता है +m के साथ साथ -I इफेक्ट शो करता है, जिसमें से +m डोमिनेंट इफेक्ट होता है। इसी तरह जो OMe ग्रुप है ये +m के साथ साथ -I इफेक्ट शो करता है, जिसमें से +m डोमिनेट होता है। अगर इन दोनों ग्रुप को मैं आपस में कंपेयर करूं तो हमने मेसोमेरिक सीरीज के फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो OH ग्रुप होता है उसका +m OMe से ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे OH का जो +m होगा वो OMe से ज्यादा होगा। अब अगर यहाँ पे OH का +m डोमिनेंट है तो इस मॉलिक्यूल में इंपैक्ट क्या डेवलप होगा उसको देखते हैं। दोनों ही मॉलिक्यूल में कॉमन चीज ये होगी कि इनका जो लोन पेयर है इस तरह से मूव करेगा और इस तरह से मूव करता हुआ इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को सिंगल बना देगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इस मॉलिक्यूल में यूज होगा कि इसका लोन पेयर इस तरह से मूव होगा और इलेक्ट्रॉन मूव होते हुए इस C डबल बॉन्ड O को सिंगल बना देंगे। तो जैसा अभी हमने कहा था कि जिसका इफेक्ट डोमिनेंट होगा उसको हम ज्यादा देर तक मान लेंगे। क्योंकि OH का डोमिनेंट इफेक्ट है, इसका +m डोमिनेंट है, तो मैंने मान लिया OH जो है ये प्रोसेस 5 मिनट तक चलाएगा। क्योंकि OMe का इफेक्ट लेस डोमिनेंट है, इसलिए मैंने मान लिया ये प्रोसेस 1 मिनट चलेगा। तो अब सोचो अगर 5 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा तो आपको A बॉन्ड कितनी देर तक सिंगल दिखेगा? ये 5 मिनट तक सिंगल दिखेगा। अगर ये प्रोसेस 1 मिनट तक चलेगा तो आपको B बॉन्ड कितनी देर तक सिंगल दिखेगा? B बॉन्ड मुझे 1 मिनट तक सिंगल दिखेगा। तो मैं ऐसी स्टेटमेंट दे सकता हूं कि A बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो होंगे 5 मिनट तक दिख रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू B बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया कि A में सिंगल बॉन्ड करैक्टर बहुत ज्यादा होंगे। अब इसके बेस पे आप आसानी से बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें B में और A में अगर मैं बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करूं तो A में ये ज्यादा देर तक प्रोसेस चलेगा क्योंकि OH का +m डोमिनेंट है, इसलिए जो A बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो B से बहुत ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 6, इस एग्जाम्पल में वापस हमने एग्जाम्पल 5 के दोनों कंपाउंड या दोनों मॉलिक्यूल को रिकंसिडर करा है और इसमें इस बार डिफरेंट बॉन्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल 5 में हमने क्या किया था, इन दोनों बॉन्ड को आपस में कंपेयर करा था। वहां पे OH और OMe के +m के बेस पे हमने इसको डिस्टिंग्विश किया था।
अब एग्जांपल नंबर 6 में इन्हीं मॉलिक्यूल में इन बॉन्ड को कंपेयर ना करके हम इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कंपेयर करते हैं। इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हमने X मान लिया और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हमने Y मान लिया। अब होगा क्या कि इसमें जो OH होगा अपने लोन पेयर को इस तरह से डोनेट करेगा और इसमें OMe जो होगा अपने लोन पेयर को इस तरह से डोनेट करेगा। यानी कि OH ने भी प्लस M इफेक्ट शो किया और OMe ने भी अपना प्लस M इफेक्ट शो करा। ज्यादा पावरफुल किसका प्लस M होगा? ज्यादा पावरफुल OH का प्लस M होगा। तो यहाँ स्टेटमेंट हमने दे दी कि OH का प्लस M जो है OMe से ज्यादा है। अगेन वही थ्योरी लगाएंगे कि OH का अगर प्लस M ज्यादा है तो मैंने मान लिया ये प्रोसेस 5 मिनट तक चला और ये प्रोसेस आपका 1 मिनट तक चला। तो ये 5 मिनट तक चलने के कारण X कैसा दिखेगा आपको? X आपको 5 मिनट तक डबल दिखेगा और Y जो है 1 मिनट तक ये प्रोसेस चलने के कारण Y आपको 1 मिनट तक डबल दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि X बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर जो होंगे वो Y के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होंगे। यानी कि Y बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड करैक्टर है बट X के कंपैरिजन में वो कम है। तो ज्यादा बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा? ज्यादा बड़ा बॉन्ड इसमें Y होगा क्योंकि इसमें केवल 1 मिनट तक ये प्रोसेस चला है। इसमें ये बॉन्ड जो है केवल 1 मिनट तक ही डबल दिखा है। तो अपने यहाँ स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इन दोनों में से Y बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो X से ज्यादा आएगी। फैक्टर नंबर 4, क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन के कारण किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि बॉन्ड लेंथ किस तरह से इंक्रीज होती है। एग्जांपल नंबर 7, यहाँ पे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस C डबल बॉन्ड O को हमने A माना हुआ है और इस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O को हमने B माना हुआ है। यानी मुझे इन दोनों मॉलिक्यूल में CO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और इसका ये जो लोन पेयर है इस C डबल बॉन्ड O के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। अभी कंजुगेशन में क्यों है? क्योंकि पाई बॉन्ड अगेन इस लोन पेयर से एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। यानी ये जो सिस्टम होगा ये इसमें कंजुगेटेड सिस्टम होगा और ये NH2 ग्रुप अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट कर पाएगा। जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बन जाएगा और O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। यानी जो A बॉन्ड था इस तरह से उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया A बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ जाएंगे। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2 जगह पे NH2 ग्रुप है और दोनों का जो लोन पेयर है इस C डबल बॉन्ड O के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। यानी कि इसमें ऐसा प्रोसेस 2 बार हो सकता है। एक बार ये NH2 पार्टिसिपेट कर ले और एक बार ये NH2 इस तरह से पार्टिसिपेट कर ले। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो सोचो इस मॉलिक्यूल में इस C डबल बॉन्ड O को सिंगल बनाने के लिए केवल एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इस मॉलिक्यूल में इस C डबल बॉन्ड O को सिंगल बनाने के लिए 2 NH2 ग्रुप इफेक्ट प्रेजेंट है या 2 NH2 का प्लस M इफेक्ट प्रेजेंट है। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा? इसके लिए अगेन हम मिनट से समझ सकते हैं। सपोज इस मॉलिक्यूल में ये प्रोसेस 1 मिनट तक चला तो ऐसा प्रोसेस तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ भी है। तो मैंने बोला इस मॉलिक्यूल में ये प्रोसेस 1 मिनट तक चलेगा और ये प्रोसेस अगेन 1 मिनट तक चलेगा। यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल 1 मिनट तक इस C डबल बॉन्ड O को सिंगल बनाएगा, करेक्ट है। और सेकेंड मॉलिक्यूल में 2 मिनट तक ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बनेगा। तो ज्यादा देर तक सिंगल कौन सा बना? ज्यादा देर तक B बना। तो अपने यहाँ लिख देते हैं B में भी सिंगल बॉन्ड करैक्टर आएंगे बट A के कंपैरिजन में वो ज्यादा आएंगे और इस कारण से बॉन्ड लेंथ जो है वो B की A के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस NH2 ने भी प्लस M शो किया, इसने भी अपना प्लस M शो करा, जबकि फर्स्ट मॉलिक्यूल में केवल एक ही NH2 था जिसने अपना प्लस M इफेक्ट शो करा। क्रॉस कंजुगेशन को हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपको क्रॉस कंजुगेशन इफेक्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रॉस कंजुगेशन के रिगार्डिंग जो हमने वीडियो अपलोड करा है तो प्लीज पहले उसको देख लो। तो अभी एग्जांपल नंबर 7 में हमने ये देखा कि क्रॉस कंजुगेशन के कारण 2 NH2 ग्रुप के प्लस M के कारण किस तरह से C डबल बॉन्ड O लेंथ इंक्रीज हुई थी। अब हम बात करते हैं क्रॉस कंजुगेशन के उस मॉलिक्यूल की जिसमें बॉन्ड लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल नंबर 8 में, इस एग्जांपल में मेरे पास 2 कंपाउंड हैं जिसमें
सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ को ए माना हुआ है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ को हमने बी माना हुआ है, यानी मुझे ए और बी को आपस में कंपेयर करना है। तो पहले इस कंपाउंड से शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और अगेन इसमें ऑक्सीजन अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है क्योंकि इसका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी ये जो होगा ये कंजुगेशन की कंडीशन होगी और इसमें ये लोन पेयर इस तरह से डोनेट होंगे और बी बॉन्ड जो है सिंगल बन जाएगा। तो अपनों ने लिख दिया कि बी बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू प्लस एम ऑफ ओएमई ग्रुप। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है अब ये क्या करेगा, इसके पास दो लोन पेयर है और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है किसी भी एटम के पास कितने भी लोन पेयर हो वो हमेशा केवल एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी इसमें एक लोन पेयर जो होगा वो पैरेलल पी ऑर्बिटल में होगा, दूसरा ऑर्थोगोनल में होगा। तो हमको केवल एक लोन पेयर को ही यूज करना है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सपोज मैं इस लोन पेयर को यूज कर रहा हूं जिसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, तो इसका ये लोन पेयर जो है इस तरह से इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बट ये लोन पेयर के पास एक पॉसिबिलिटी और है कि ये लोन पेयर इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ पार्टिसिपेट ना करके सपोज इसके साथ पार्टिसिपेट कर लेता। तो इसका मतलब ये है इस सी डबल बॉन्ड ओ के पास जो लोन पेयर आने की टेंडेंसी होगी इस मॉलिक्यूल में थोड़ी सी घट जाएगी, क्योंकि अगर ये प्रोसेस इस तरह से चला तो ए बॉन्ड सिंगल बन जाएगा। अगर ये प्रोसेस इधर चला गया जिसको मैंने ब्लू वाली एरो से शो करा है तब ये सिंगल नहीं बन पाएगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल में इस प्रोसेस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। जबकि बी मॉलिक्यूल में क्रॉस कंजुगेशन के कारण अब इस O का जो प्लस M होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। या आप ऐसे समझो कि इस O को मैंने केवल एक काम दे रखा है कि अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भेजने हैं, जबकि इस O के पास दो काम आ गए। एक काम इसके पास इस कीटो को इलेक्ट्रॉन देना है और एक काम इस कीटो को इलेक्ट्रॉन देना है। तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये दो काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास बी बॉन्ड होगा उसमें इफेक्टिवली ये काम होगा। इस कारण से बी बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएंगे। तो यहां पे अपने लिख दिया कि बी बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएंगे, ए में भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएंगे बट बी के कंपैरिजन में कम आएंगे। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इसमें जो ओएमई ग्रुप है अगर उसके प्लस एम को इस इतने से ग्रुप के साथ कंपेयर करूं तो ओएमई का प्लस एम जो होगा वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। इसी कारण से इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर जो है ज्यादा देर तक रहेंगे। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो इसके बेस पे कह सकता हूं कि जो बी बॉन्ड होगा वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होगा। फैक्टर नंबर 5, हाइपर कंजुगेशन वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इस इफेक्ट को हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ कोरिलेट कर पाओ। यहाँ पे मेरे पास एक एल्कीन का मॉलिक्यूल दिया गया है जो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और इस कंडीशन में हमने देखा था कि किसी भी एल्कीन के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में जो भी एडजेसेंट कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। जैसे ये जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। सेकेंड कंडीशन ये थी कि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और तीसरी कंडीशन ये थी कि अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन या फिर उसका आइसोटोप प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि इस मॉलिक्यूल में तो मेरे पास एक की जगह पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब इन तीनों कंडीशन के फुलफिल होने के बाद अब मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन की सभी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ये एल्कीन अपना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर सकती है। और उस वीडियो में हमने देखा था कि बेसिकली होता क्या है, ये जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन थे ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन बन जाते हैं। अगर यहाँ पे डी होता तो अल्फा ड्यूटेरियम बन जाता। इस अल्फा हाइड्रोजन के इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होके इधर शिफ्ट होगा यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। तो इसके अगर मैं एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो इसमें होगा क्या, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन एज इट इज चले जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने बना दिया इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था ब्रेक होगा, वो सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अपनों ने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना के इस CH2 पे बना दिया नेगेटिव चार्ज। चूंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं तो हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
अब सबसे खास बात यह है, उस वीडियो में हमने देखा था कि ये जो प्रोसेस होता है ये इतना तेजी से होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रखता। यानी हाइपर कंजुगेशन में कभी भी कोई भी एटम की शिफ्ट नहीं होती। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है जहां पे इसमें बॉन्ड एब्सेंट है, इसको अब हम नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यानी नो बॉन्ड आरएस कहते हैं। अब सबसे खास बात ये है, अगर मैं बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग बात करूं तो ये जो मेरे पास एक्स बॉन्ड था, इस हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। तो मैंने लिख दिया एक्स जो है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर जो है आ जाएंगे या इंक्रीज हो जाएंगे। और ये जो वाई बॉन्ड है ये डबल है, इस प्रोसेस के कारण ये बन जाएगा सिंगल। तो वाई बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे। उस वीडियो में एक चीज हमने ये भी देखी थी कि आपके पास जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है जो आपकी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, वो 1 by 1 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या मैं ऐसा कह लूं, जो नो बॉन्ड आरएस की संख्या होती है वो संख्या वही होती है जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होती है। और अल्फा हाइड्रोजन को फाइंड आउट करने के लिए उन्हीं 3 कंडीशन को आपको यूज करना है जो अभी इस वीडियो में मैंने डिस्कस करी है। तो मैं यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं कि अभी मैंने इस हाइड्रोजन को यूज करके इसकी नो बॉन्ड आरएस को ड्रॉ करा है। आप इन तीनों को ही 1 by 1 यूज करके इसकी आरएस को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इस एल्कीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे जो मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे। यानी ये मॉलिक्यूल 3 नो बॉन्ड आरएस बनाएगा, जिसमें से हमने एक बनाई हुई है। करेक्ट है। अब बात करते हैं इनकी संख्या से इन दोनों की बॉन्ड लेंथ पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब जितने ज्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा एक्स डबल बनता जाएगा, उतना ज्यादा वाई सिंगल बनता जाएगा। तो अपनों ने स्टेटमेंट दे दी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या करेंगे, वाई की बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बॉन्ड लेंथ। और एक्स की बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स बॉन्ड लेंथ। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एग्जांपल नंबर 9 में हम 2 तरह के मॉलिक्यूल की 2 तरह की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं जिसमें से यहाँ के बॉन्ड को मैंने एक्स माना हुआ है और यहाँ के बॉन्ड को मैंने एक्स डैश माना हुआ है। यानी पहला कंपैरिजन हमको एक्स और एक्स डैश के बीच में करना है। इसी तरह से यहाँ के बॉन्ड को मैंने वाई मान लिया और यहाँ के बॉन्ड को मैंने वाई डैश मान लिया। तो दूसरा कंपैरिजन मुझे वाई और वाई डैश के बीच में करना है। अब बात करते हैं इसमें कंपैरिजन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इस मॉलिक्यूल में अगर मैं एल्कीन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये जो होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यानी इस मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इसकी बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पे आपको मिनट से समझाऊंगा। अब मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने इसको मान लिया 3 मिनट। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने मान लिया 2 मिनट। यहाँ तक करेक्ट है। अब देखो एक्स बॉन्ड में क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे थे, वो तो एक्स डैश में भी आएंगे। अब अगर मैं इसको मिनट के साथ कोरिलेट करूं तो एक्स बॉन्ड जो होगा 3 मिनट तक मुझे डबल दिखने वाला है और एक्स डैश बॉन्ड जो होगा 2 मिनट तक मुझे डबल दिखने वाला है। तो ज्यादा देर तक डबल कौन दिखा, ज्यादा देर तक मुझे एक्स डबल दिखा, इसलिए एक्स बॉन्ड जो होगा एक्स डैश से छोटा होगा। तो पहली स्टेटमेंट हमने दे दी कि एक्स बॉन्ड जो होगा वो एक्स डैश से छोटा होगा। अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। चूंकि दोनों में वाई और वाई डैश में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, तो इसमें मिनट के साथ कोरिलेट करूं तो इसमें सिंगल बॉन्ड जो है 3 मिनट तक बनेगा क्योंकि मेरे पास 3 अल्फा एच है। और वाई डैश जो है 2 मिनट तक सिंगल बनेगा क्योंकि इसमें 2 अल्फा एच है। तो ज्यादा देर तक वाई बॉन्ड सिंगल बना, इसलिए जो वाई बॉन्ड होगा वो वाई डैश से बड़ा होगा। फैक्टर नंबर 6, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ पे हाईली इंपैक्ट डेवलप करती है। हिंड्रेंस पे बॉन्ड लेंथ के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, डाइपोल मूवमेंट पे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे इसका इफेक्ट डेवलप होता है। इसको हम सेपरेट वीडियो यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में SIR इफेक्ट में इसको स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हिंड्रेंस के कारण किस तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट पे इफेक्ट डेवलप होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ऑपरेट नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल नंबर 10 में मेरे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं। अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कंपेयर करूं तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर मैं इन चारों कार्बन के यहाँ से इन हाइड्रोजन को
हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। करेक्ट है। अब बात करते हैं इसमें कौन से बॉन्ड को हमें कंपेयर करना है। इस मॉलिक्यूल में इन कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैंने ए मान लिया और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैंने बी मान लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल में हो क्या रहा है। क्या इस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है? हाँ, डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है। इसका पाई बॉन्ड जो है इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी इतना सिस्टम जो होगा ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा। तो कोई एक बेंजीन इसमें प्लस एम इफेक्ट शो करेगी और दूसरी बेंजीन इसमें माइनस एम इफेक्ट शो करेगी। तो सपोज इस बेंजीन को मैंने मान लिया ये प्लस एम शो करेगी, तो डेफिनेटली दूसरी माइनस एम शो करेगी। अब होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होंगे और यहां से ये पाई बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो यहां पे चला जाएगा। तो अगर मैं आर एस ड्रॉ ना करूं बट मैं इजीली ये समझ सकता हूं इस प्रोसेस में जो ए बॉन्ड होगा उसमें कौन से करेक्टर आ रहे हैं, वो डबल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब ए बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। अब इन मिथाइल के कारण क्या होगा, इन मिथाइल के कारण ये होगा अब ये जो रिंग है आपस में प्लेनर ही नहीं रह पाएगी, जिसको हम डिटेल वीडियो में एसआईआर इफेक्ट के साथ साथ हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी देखेंगे कि ये दोनों रिंग जो है अब प्लेनर नहीं रह पाएगी। यहाँ पे इसको कोई भी इस तरह की हिंड्रेंस या हर्डल नहीं है, तो ये पूरी की पूरी रिंग परफेक्ट प्लेनर होगी। और प्लेनर होने के कारण ही इन्हीं सभी कार्बन के जो 2p ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जो कि इस कंपाउंड में नहीं रह पाएगी। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं जो मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड है इसकी दोनों रिंग जो होगी परफेक्टली प्लेनर होगी, जबकि जो सेकेंड कंपाउंड है उसकी रिंग इस तरह से चली जाएगी, यानी एक दूसरे के 90 डिग्री पे आ जाएगी ड्यू टू इन चारों मिथाइल के हिंड्रेंस के कारण। यानी कि इसमें अब ये होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें ऑपरेट नहीं हो पाएंगे, यानी बीम में सिंगल बॉन्ड करेक्टर जो है वो ज्यादा रहेंगे, या मैं ऐसा कह सकता हूं डबल बॉन्ड करेक्टर उतने डेवलप नहीं हो पाएंगे जितना ए में डेवलप हुए। अब अगर मैं बॉन्ड लेंथ की फाइनल स्टेटमेंट दूं तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि इसमें जो बी बॉन्ड होगा वो ए के कंपैरिजन में बड़ा बॉन्ड होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम एसआईआर कहते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में हिंड्रेंस के कारण अगर उसके पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल ना रह पाए तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो पाता, और अगर रेजोनेंस नहीं हो पाता और इसका कारण हिंड्रेंस है तो इसे हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यानी एसआईआर इफेक्ट कहते हैं, जिसको डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एसआईआर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हम सेम एग्जांपल 11 में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो मॉलिक्यूल गिवन है जिनमें मुझे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करना है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को हमने ए मान लिया और इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को हमने बी मान लिया। इस मॉलिक्यूल में होगा क्या, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस तरह से बेंजीन में माइग्रेट करेगा, यानी बेंजीन में ये नाइट्रोजन अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और बेंजीन इसमें माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। बट जैसे ही यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आएंगे अब इस सिस्टम में हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगी, और इस कारण से इसका जो ये CN बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड इस तरह से रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होने के कारण क्या होगा, अब मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इस तरह से बेंजीन में माइग्रेट नहीं करेगा। और ये माइग्रेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन मिथाइल ग्रुप की हिंड्रेंस के कारण ये CN बॉन्ड रोटेट हो गया है, और जैसे ही रोटेट होगा इस कार्बन का p ऑर्बिटल और इस नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह पाएंगे, जबकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं थी, इसलिए बेंजीन के कार्बन का p ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है एक दूसरे के परफेक्टली पैरेलल थे, और पैरेलल ऑर्बिटल में ही रेजोनेंस पॉसिबल हो पाता है। जैसे ही इसमें ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रह पाएंगे अब ये नाइट्रोजन अपना प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, तो अपने यहाँ लिख देंगे कि इस नाइट्रोजन का अब प्लस एम इफेक्ट शो नहीं हो पाया है ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएंगे तो कहाँ रहेंगे, हमेशा नाइट्रोजन के पास रहेंगे। इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं डेवलप हो पाएंगे। अब मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में इस नाइट्रोजन ने अपना परफेक्ट प्लस एम शो किया था, इसी कारण इसमें डबल बॉन्ड बन गया था। यानी ए मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे वो बहुत ज्यादा डेवलप होंगे एज कंपेयर टू बी के डबल बॉन्ड करेक्टर से। तो इसके बेस पे अपने स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो बी बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ए से ज्यादा होगी, और इसी कॉन्सेप्ट को हम एसआईआर कहते हैं। यानी इस मॉलिक्यूल में
इस नाइट्रोजन का इन मिथाइल की हिंड्रेंस के कारण p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहा था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं हुआ था। इसे ही हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यानी SIR इफेक्ट कहते हैं। फैक्टर नंबर 7, इसी तरह से हेक्कर रूल के कारण भी कई बार बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। क्योंकि हेक्कर रूल को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसी होप रख रहा हूँ कि आपने उस वीडियो को डिटेल में देखा होगा। तो अगर इन दोनों कंपाउंड को आपस में कंपेयर करूं तो बेसिकली इनमें हो क्या रहा है, ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण दोनों ही ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इनके कार्बन पर यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर इस कंपाउंड पे मैं हेक्कर रूल को ऑपरेट करूं तो मैं कह सकता हूं ये कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। जबकि सेकेंड कंपाउंड में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ये मॉलिक्यूल जो है अब मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है। अगर इसको मैं देखूं तो ये जो रिंग है हेक्कर रूल में हमने देखा था, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसी कारण से ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करेगा और इसमें जो n की वैल्यू होगी वो यहाँ पे n की वैल्यू 0 बनेगी, n की वैल्यू यहाँ पे 0 बनेगी। यानी कि ये जो कंपाउंड है इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके अब ये एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा और एरोमेटिक नेचर का होने के कारण अगर मैं इन कंपाउंड को आपस में कंपेयर करूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, तो हेक्कर रूल में देखा था कि जो स्टेबिलिटी होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा आती है। ठीक है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो है हमेशा इस तरह की नेचर रखना पाएगा। अब कंपेयर करते हैं इन सी डबल बॉन्ड O को। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस तरह से मूव करते हैं तो X में सिंगल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होंगे। तो अपने लिख देते हैं कि जो X में यहाँ पे अपने पास सिंगल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होने वाले हैं। ठीक है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो तो एरोमेटिक नेचर का बन जाएगा, ये तो इसमें परफेक्टली सिंगल बन जाएगा। तो मैं ऐसा लिख दूं कि जो इसमें Y बॉन्ड था उसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर X के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और अगर इन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करूं तो बॉन्ड लेंथ ऑफ Y जो होगी वो X के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह कई बार मॉलिक्यूल में हमको नंबर ऑफ RS के थ्रू भी चेक करना पड़ सकता है कि उसमें स्पेसिफिक बॉन्ड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 13 में यहाँ पे मेरे पास नेफ्थलीन का एग्जाम्पल दिया गया है और मुझे इसमें इस X और Y बॉन्ड को कंपेयर करना है। अगर नेफ्थलीन की मैं RS को ड्रॉ करूं तो मैं इसकी 3 RS को ड्रॉ कर सकता हूं। इन 3 RS को हम 1, 2 और 3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी आपस में स्टेबिलिटी क्या है। और RS की स्टेबिलिटी में हमने देखा था कि अगर कोई भी दो रिंग आपके पास हैं और इनकी टेरिटरी पर जो बॉन्ड होता है, जैसे सपोज इस बॉन्ड को मैं हाईलाइटेड कर दूं, ये जो पाई बॉन्ड होगा ये दोनों रिंग का माना जाएगा और इसी पाई बॉन्ड के कारण अब मुझको देखना है कि मुझे बेंजीनोइड रिंग कितनी दिखती है। यानी कि इस पाई बॉन्ड को मैं इस रिंग में कंसिडर करके बेंजीन मान लूंगा और इस पाई बॉन्ड को इस रिंग में कंसिडर करके उसको बेंजीन मान लूंगा। जितनी ज़्यादा मुझे बेंजीनोइड रिंग दिखेगी वो RS उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। यानी अगर मैं इस रिंग को कंसिडर करूं तो मेरे पास एक बेंजीन दिख रही है, अगर मैं इस रिंग को कंसिडर करूं तो मेरे पास 2 बेंजीन दिख रही है। यानी कि इस RS में मुझे 2 बेंजीनोइड स्ट्रक्चर दिख रही है। करेक्ट है। अगर मैं इस RS को देखूं तो इन दोनों के यहाँ टेरिटरी पर कोई बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है जो पाई बॉन्ड हो जिसको मैं दोनों में कंसिडर कर पाऊं, तो मुझे इसमें केवल यहाँ पे एक बेंजीनोइड रिंग दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मुझे इसमें केवल एक बेंजीनोइड रिंग दिख रही है। इसी तरह तीसरी RS में भी यही होगा कि मुझे यहाँ पे केवल एक बेंजीनोइड रिंग दिख रही है। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया मुझे इसमें केवल एक बेंजीनोइड रिंग दिख रही है। यानी फर्स्ट RS में केवल 2 बेंजीनोइड रिंग थी, बाकी इन दोनों में केवल एक एक बेंजीनोइड रिंग थी। यानी कि दूसरी और तीसरी ये दोनों RS की स्टेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों RS की स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी इक्वल होगी। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट RS होगी क्योंकि मुझे इसमें 2 बेंजीनोइड रिंग दिख रही हैं। तो ओवरऑल स्टेटमेंट हमने दे दी कि फर्स्ट RS की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंड और थर्ड RS की स्टेबिलिटी सेम होगी। RS ड्रॉ करने के बाद अब मैं आसानी से इन X और Y बॉन्ड को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस बॉन्ड को मैंने X माना है तो X को मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे X बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को Y माना है, इस बॉन्ड को मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास Y बॉन्ड है।
अब आप ये देखो Y बॉन्ड आपको कितनी बार सिंगल दिख रहा है और X बॉन्ड आपको कितनी बार सिंगल दिख रहा है। इन 3 RS में मुझे यहाँ पे X डबल दिख रहा है, यहाँ भी X डबल दिख रहा है, यहाँ पे X जो है सिंगल दिख रहा है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो X बॉन्ड है मुझे 2 बार डबल दिखा है, डबल बॉन्ड दिखा है, और 1 बार मुझे सिंगल बॉन्ड दिखा है। अगर मैं Y की बात करूँ, Y यहाँ पे सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ पे मेरे पास डबल है, तो मैं Y के रिस्पेक्ट में कह सकता हूँ कि Y जो है मुझे केवल 1 बार डबल बॉन्ड जैसा दिखा है और 2 बार सिंगल बॉन्ड जैसा दिखा है। यहाँ तक करेक्ट है। तो ज़्यादा टाइम आपको डबल कौन दिखा है? ज़्यादा टाइम मुझको ये X बॉन्ड 2 बार डबल दिखने के कारण अब मैं कह सकता हूँ कि X जो होगा वो Y से छोटा होगा, क्योंकि Y मुझे केवल 1 बार डबल बॉन्ड दिखा जबकि X मुझे 2 बार दिखा, तो X बॉन्ड जो होगा Y से छोटा होगा। करेक्ट है। इसी तरह से मैं परसेंटेज एस करेक्टर को यूज करके भी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे फैक्टर नंबर 9 में ये जो मेरे पास एग्जांपल नंबर 14 है, यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं। एक मेरे पास इथेन दिया है, दूसरी एथीन है, और एक मेरे पास एथाइन है। मुझे इसमें 2 तरह की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। एक को हमने रेड मान लिया जो कि कार्बन कार्बन के बीच है, दूसरे को हमने ब्लू कलर से शो कर दिया जो कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन रेड मार्किंग वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंपल सा एक फंडा लगा सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होती है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी जिसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड बने होंगे 2 एटम के बीच में वो बॉन्ड उतना ज़्यादा छोटा होगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल के कंपैरिजन में या डबल के कंपैरिजन में छोटा होगा। तो अपनी पहली स्टेटमेंट ये आ गई। अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, फिर बी होगा और सबसे छोटा इसमें सी बॉन्ड हो जाएगा। इसको मैं परसेंटेज एस करेक्टर के बेस भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, अगर मैं इसमें परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूँ तो ये sp हाइब्रिडाइज होता है, जबकि डबल बॉन्ड जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यानी कि sp हाइब्रिडाइज होने के कारण ट्रिपल बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होते हैं। और परसेंटेज एस करेक्टर क्या होते हैं? परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का s ऑर्बिटल में पाए जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होता है, तो परसेंटेज एस करेक्टर के कारण मैं ऐसा कह सकता हूं कि कहीं भी परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इंक्रीज होने के कारण ही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए इन दोनों बॉन्ड के कंपैरिजन में छोटा होता है। अब बात करते हैं CH बॉन्ड की। CH बॉन्ड का रीजन भी सेम है कि यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है और अगेन यहाँ पे sp है। तो अगेन यही कॉन्सेप्ट यूज करके अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज X बॉन्ड है वो सबसे बड़ा होगा, देन sp2 वाला Y आएगा और सबसे लीस्ट इसमें Z बॉन्ड हो जाएगा जो sp हाइब्रिडाइज है। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ये मटेरियल रेलेवेंट लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।